चलिए, हम लोग वैसे जगह पर पहुंच गए हैं सिलेबस का, जहाँ पर अब न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। यहाँ पर समझिए कि सिलेबस का सेकेंड स्टेप शुरू हो रहा है। यहाँ आप जितना भी होगा क्लास, जो भी चैप्टर का क्लास होगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ समझना है और थ्योरी को याद करना है। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा, जो थ्योरी हमारे बोर्ड के लिए या परीक्षा के लिए या जैसे भी इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे, उसको ध्यान रखिएगा और तैयार कीजिएगा। चलिए, अब जो चैप्टर है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री नाम। इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रसायन कहते हैं। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज लगता है नहीं आ रहा। आ रहा है बस। तो ध्यान दो, ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। आवाज इसमें आ ही रहा। सरफेस केमिस्ट्री ध्यान दीजिए। सरफेस केमिस्ट्री ध्यान। अब देखिए, ये थ्योरी आपके फिजिकल का एक सबसे अलग तरह का थ्योरी है। इसके बारे में इससे पहले आप न कभी सुने होंगे न जाने होंगे। हाँ, ये अवश्य है कि आपने सुना होगा कि सरफेस मतलब सतह होता है। जैसे मान लीजिए हमारे स्किन का सतह है या कोई पदार्थ लेते हैं उसका सतह होता है। सिर्फ याद रखिएगा कि द्रव में, सॉरी, ये गैस में कोई सतह नहीं होता है, क्योंकि गैस आपस में मिल जाता है, इसलिए गैस में कोई सतह नहीं होगा। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है ये सिर्फ सरफेस का ही स्टडी करता है। किसी भी पदार्थ के सरफेस के बारे में जो स्टडी होगा या उस पर जो घटना घटती है, उस घटना का जो अध्ययन होगा, उसी को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखिए। लिखिए, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें सतह एवं सतह पर घटने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। पृष्ठ रसायन कहते हैं।
समझ गए? ये भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री का एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ेंगे सतह और उस पर घटने वाली परिघटना। ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे, उसी को हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ध्यान दीजिए, सरफेस केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है किसी भी पदार्थ के सतह और उस सतह पर घटने वाली घटना। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे कि सतह किसको कहते हैं। सतह या इसको अंतरपृष्ठ भी कहते हैं, अंतरपृष्ठ। ठीक है, अंग्रेजी में होगा सरफेस या इसको इंटरफेस भी कहते हैं, सरफेस या इंटरफेस। ठीक है, अब देखिए सतह क्या है। तो केमिस्ट्री में बताया गया कि सतह एक बाउंड्री है। सतह क्या है? एक बाउंड्री है जो दो बल्क फेज को, दो प्रावस्था को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ये आपका मान लीजिए कि दरवाजा है, अब इस पर आपने एक बाउंड्री खींच दिया। इस बाउंड्री का क्या काम है? इसको और इसको आपस में अलग करने का काम करता है। तो सरफेस है ना, एक प्रकार का बाउंड्री है। क्या है? सरफेस एक प्रकार का बाउंड्री है जिसका काम है दो, है ना, बल्क फेज को या दो विभिन्न प्रावस्था को एक दूसरे से अलग करना है। सरफेस क्या है? एक प्रकार का बाउंड्री है, एक प्रकार का बाउंड्री है जो दो बल्क फेज को या दो बल्क प्रावस्था को, बल्क माने होता है बड़ा या डिफरेंट कह सकते हो, वो फेज को आपस में सेपरेट करता है। परिभाषा लिखोगे, वह बाउंड्री, वह बाउंड्री जो दो बल्क फेज को, बल्क फेज, फेज माने प्रावस्था, बल्क फेज को सेपरेट करता है, सेपरेट करता है, उसे सतह कहते, सतह कहते। सबसे मुख्य बात याद रखिएगा कि गैस में कोई सतह नहीं होता है, गैस में कोई सतह नहीं होता है। इसको नोट कीजिए और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हुआ कि सतह गैस में नहीं होगा तो किस में होगा? ठोस में और द्रव में होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसे मतलब क्या? सतह को, इसे हाइफन, हाइफन है ना, या इसको ऐसे किसको कहते हैं? स्लैश कहते हैं। इसे स्लैश द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हाइफन या स्लैश द्वारा सूचित किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ठोस तथा द्रव के बीच का सतह, क्या लिखेंगे? या तो आप लिखिए ठोस हाइफन द्रव लिखिए, या लिखिए ठोस और स्लैश जिसको ऑब्लिक बोलते हैं, यहाँ पर द्रव लिख दीजिए। माने दो तरह से हम सतह को इंडिकेट करते हैं, या तो डैश से और नहीं तो स्लैश से। ठीक है, अब देखिए सतह की घटना क्या क्या होगी। सतह की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होगी, सतह पर कौन कौन घटना है जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला मान लीजिए जैसे अधिशोषण,
अधिशोषण, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजॉर्प्शन कहते हैं, अधिशोषण। इसके बाद है उत्प्रेरण, उत्प्रेरण जिसको कहते हैं कैटालिसिस, कैटालिसिस। इसके बाद है कोलॉइड, इसके बाद है कोलॉइड, कोलॉइड, ठीक है। अधिशोषण हो गया, इसका उत्प्रेरण हो गया, कोलॉइड हो गया, है ना, ईटीसी। ये सब जो है टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, और ये सब टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अधिशोषण है, उत्प्रेरण है, इसके बाद कोलॉइड है। यही 3 टॉपिक है, जिसको पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कम ही समय लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रहिएगा तो पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, है ना। ये पढ़ाई आपको जो है ना हंसी मजाक कराने के लिए नहीं है, ये पढ़ाई ये क्लास आपको इंटरटेनमेंट कराने के लिए नहीं है। ये क्लास है जिसमें हम आपको सिलेबस अच्छा से एकदम डीपली जो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे, है ना, माने विस्तार से बताएंगे, जितना आवश्यकता होगा वो बताएंगे। इसमें से आपको जो मर्जी होगा, जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो पढ़िए। कि कुछ विद्यार्थी के पास टाइम इतना कम रहता है कि वो चाहता है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ही पढ़ के किसी तरह से जो है परीक्षा पास करके बात खत्म करें, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उससे हमको बहस नहीं, हमको मतलब है कि हम आपको इतना कॉन्सेप्ट दे देंगे जिससे कि आपको, है ना, कंपटीशन तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले समझते हैं अधिशोषण को। आप पहला हेडिंग लीजिए एडजॉर्प्शन, माने अधिशोषण, अधिशोषण जिसको कहेंगे एडजॉर्प्शन। अधिशोषण का मतलब होता है एडजॉर्प्शन। चलिए आपके सामने हम 2 उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है रसगुल्ला का, ठीक है, और दूसरा उदाहरण है बालूशाही का। दोनों आप जानते हैं, रसगुल्ला भी जानते हैं और बालूशाही भी जानते हैं। दोनों को हम चाशनी में डुबाते हैं, रसगुल्ला को भी डुबाए और बालूशाही को भी डुबा दिए। जब चाशनी उस पर, या जब चाशनी से उसको हम बाहर निकालते हैं, तो दोनों में जो प्रक्रिया होता है, दोनों की जो घटनाएं होती है वो अलग अलग होती है। अब समझिए रसगुल्ला में क्या होता है कि रस उसके अंदर चला जाता है, और बालूशाही में क्या है कि सतह पर ही रहता है, सतह पर ही रहेगा। तो सतह पर रहने वाला जो होता है उसको कहते हैं अधिशोषण, और जो सतह के अंदर चला गया, जो बॉडी के अंदर चला गया, उसको कहते हैं अवशोषण। तो अवशोषण में जो पदार्थ होता है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करता है ना। यहाँ पर बॉडी के लिए स्थूल शब्द का प्रयोग किया है एनसीईआरटी। तो जो स्थूल के अंदर प्रवेश करता है उसको कहते हैं अवशोषण, और जो स्थूल के सतह पर संचित रहता है उसको कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित हो जाना, सतह के अंदर नहीं जाएगा वो। तो क्या हुआ, वह विधि जिसमें कोई पदार्थ किसी स्थूल, स्थूल माने हो गया बॉडी, स्थूल माने बॉडी के सतह पर संचित होता है, संचित होता है, उसे अधिशोषण कहते, उसे अधिशोषण कहते। एकदम सिंपल परिभाषा है।
याद ही हो गया होगा कि वैसा विधि जिसमें कोई पदार्थ किसी बॉडी के सतह पर संचित होता है, बॉडी के सतह पर संचित होगा, उसको हम कहते हैं अधिशोषण। उदाहरण से समझिए, जल्दी से लिखिए इसको। अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे हम चॉक को इंक में डुबाते हैं, इंक मतलब आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो लोग बहुत पुराने समय में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि पहले जो है से इंक में डुबा करके जो है कलम से लिखना पड़ता था। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया चॉक के सतह पर, चॉक के सतह पर स्याही का अधिशोषण, स्याही का अधिशोषण। ठीक है, चॉक के सतह पर स्याही का अधिशोषण। जैसे मान लीजिए कि ये स्याही, ये इंक है, लिक्विड में, इसके अंदर चॉक को हम डुबा दें। अब चॉक को हम बाहर निकालेंगे। चॉक को अगर हम बाहर निकालते हैं तो देखेंगे क्या, इसके सतह पर जो है इंक का जमाव हो गया। तो ये जो इंक होगा वो कहलाएगा अधिशोषण का उदाहरण कहलाएगा। ये अधिशोषण का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके दो अवयव हो गए। जैसे घोल का दो अवयव होता है, एक घुल्य और घोलक, उसी तरह से इसके भी दो अवयव, एक है जिसके सतह पर संचित होगा और एक है जो संचित होगा। जैसे यहाँ पर चौक है और स्याही है, उसी तरह से इसके दो अवयव हैं। लिखिएगा, इसके दो अवयव हैं, इसके दो अवयव है। अवयव माने कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला जिसको कहते हैं एडजॉर्बेट कहते हैं, एडजॉर्बेट जिसको कहते हैं अधिशोष्य, अधिशोष्य। और दूसरा है जिसको कहते हैं एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट जिसको कहते हैं अधिशोषक, अधिशोषक। लिखिए जल्दी से।
ठीक है। एक हो गया एडजॉर्बेट जिसको अधिशोष्य कहते हैं, दूसरा है एडजॉर्बेंट जिसको अधिशोषक कहते हैं। अब इसको परिभाषित करिए। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक ऐसा है ना कि लोग उल्टा लिखा देता है, ध्यान से देखिएगा अपना। पहला है एडजॉर्बेट अधिशोष्य। देखो, जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपको इंक हो गया जिसको स्याही कहते हैं। फिर आपका हो गया जैसे हो गया आपको CO2 गैस हो गई, जैसे O3 गैस हो गई, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया ETC, ये सभी अधिशोष्य हो गया। दूसरा है एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट जिसको कहते हैं अधिशोषक कहते हैं। एडजॉर्बेंट माने अधिशोषक। अब देखिए, जिसके सतह पर या जिस पदार्थ के सतह पर, जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, उसे अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपको चॉक, चॉक हो गया, जैसे हो गया चारकोल हो गया, चारकोल, चारकोल हो गया, जैसे हो गया आपको प्लेडियम हो गया, या NaOH हो गया, ETC, ये सब एडजॉर्बेट है, इसको एडजॉर्बेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आइए आप। एकदम इजी है थ्योरी, घबराना नहीं है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। शर्त यही है कि रेगुलर क्लास करिएगा, क्लास करने में कोई कमी नहीं करिएगा, टॉपिक छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, समय पर पढ़ा देंगे और रिवाइज करा भी देंगे। हर चैप्टर बाय चैप्टर जो है रिवाइज करा देंगे एग्जामिनेशन से 2-3 महीना पहले, और क्या होगा कि आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ये फिजिकल का लास्ट चैप्टर है, जैसे ही खत्म होगा इसके बाद बताएंगे कि कैसे रिवीजन क्लास शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद है डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन जिसको कहते हैं विशोषण, विशोषण। ठीक है, डिजॉर्प्शन माने विशोषण। अब देखिए, ये जो टर्म है वो अधिशोषण का उल्टा है। जैसे गरीब का उल्टा क्या होता है? अमीर होता है। ऊंचाई का उल्टा क्या होता है? नीचे होता है।
ऊंचा का नीचे होगा, हाई का लो होगा। तो विशोषण जो होता है एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है। यह अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया है, मतलब उल्टा अभिक्रिया है, समझिए ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विशोषण का उल्टा क्या होगा या विशोषण का रिवर्स क्या होगा। तो इसका रिवर्स होगा डिजॉर्प्शन, इस विशोषण का होगा अधिशोषण। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे अधिशोषण में कोई पदार्थ होता है जिसके सतह पर संचित हो गया, अब उस पदार्थ को सतह से हटा देंगे, चाहे जिस विधि से हटावे मतलब नहीं है। तो अधिशोषक के सतह से अगर उसको हम हटा देते हैं तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं विशोषण। देखो वह विधि जिसमें अधिशोषक के वह विधि जिसमें अधिशोषक को अधिशोषक के सतह से अलग किया जाता है उसे विशोषण कहते हैं। नोट कर लीजिए, वह विधि जिसमें अधिशोषक को अधिशोषक के सतह से अलग किया जाता है। या अधिशोष से अधिशोषक शब्द नहीं समझ में आता है तो ये समझिए कि वह विधि जिसमें किसी पदार्थ को उसके सतह से अलग कर दिया जाता है तो भी उसको हम विशोषण ही कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है सौरभसन, जिसको शोषण कहते हैं। ये देखिए क्या है, सबसे पहले समझिए कि टर्म आया कहां से। तो आपके पास दो टर्म है, भले ही बताए हैं, एक को कहते हैं एडजॉर्प्शन, और दूसरा कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देख लीजिए, दोनों के स्पेलिंग पर गौर कीजिए, यहाँ सिर्फ एडी और एबी इतना ही का अंतर है, बाकी सॉर्प्शन इसमें भी है, सॉर्प्शन इसमें भी है। इसमें क्या होता है कि जो भी माने अवशोषण होगा वह उसके सतह पर होगा, और ये कहाँ होता है, उसके सतह के माने बॉडी के अंदर होता है। एक होगा सतह पर, एक होगा बॉडी के अंदर। ठीक है। अब ऐसा प्रक्रिया हुआ जिसमें कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक ही साथ सतह पर भी संचित रहेगा और उसके बॉडी के अंदर भी प्रवेश करेगा, उसी को कहते हैं सॉर्प्शन। फिर से समझिए, ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होता है। कि वह विधि जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण एक साथ होता है उसे शोषण कहते हैं। शब्द का खाली अर्थ समझते चलिए। शोषण कहेंगे इसका मतलब होता है अधिशोषण अवशोषण दोनों एक साथ होगा। विशोषण कहेंगे इसका मतलब है कि अधिशोषक के सतह से अधिशोषक को अलग कर देना है ना। अगर अधिशोषक के सतह पर अधिशोषक को रख देंगे तो उसको हम कहते हैं अधिशोषण प्रक्रिया को। जो पदार्थ होगा उसमें एक होगा अधिशोष्य, दूसरा होगा अधिशोषक। ठीक है। अब आगे आइए, अब है इसके बाद अवशोषण। अब देखिए अवशोषण क्या हुआ, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन।
अवशोषण। ठीक है, यह क्या है? तो इस प्रक्रिया में जो पदार्थ होगा वो उसके सतह पर नहीं, उसके स्थूल के, उसके बॉडी के अंदर जाके संचित हो जाएगा। ठीक है, वह विधि जिसमें कोई पदार्थ स्थूल माने बॉडी के अंदर संचित होता है उसे अवशोषण कहते हैं। उसे अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो अवशोषण में जो पदार्थ होगा वो बॉडी के अंदर संचित होगा, अधिशोषण में जो पदार्थ होगा वह बॉडी के ऊपर या सतह पर जाकर संचित होगा। ठीक है, अब देखिए एक बिहार बोर्ड का या स्टेट बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर उठेगा कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। बोर्ड में एक आध बार आया हुआ भी क्वेश्चन है, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे अधिशोषण, ठीक है, बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा और इधर लिखिएगा अवशोषण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि छोटा छोटा लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिर्फ अंतर बताना है। पहला अंतर ये है कि इसमें पदार्थ सतह पर संचित होता है। ठीक है, इसके सामने इसमें लिखेंगे इसमें पदार्थ स्थूल के अंदर संचित होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ सतह पर संचित होता है, इसमें पदार्थ स्थूल के अंदर संचित होता है। दूसरा, अब चलिए कि अधिशोषण जो होगा, जैसे आप देखिएगा बलसाही या खाजा मिठाई सब जो आपके नजर के सामने क्रॉस करता होगा, आप देखिएगा उसमें चाशनी का जो लेयर होता है हर जगह एक समान नहीं रहता, कहीं ज्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा। तो इसमें जो होगा अधिशोष्य का सांद्रण एक समान नहीं रहता, इसमें अधिशोष्य का सांद्रण असमान रहता है। ठीक है, अब रसगुल्ला की बात कीजिए, रसगुल्ला में जो रस होगा अंदर में वो हर जगह एक समान रहता है, तो लिखेंगे इसमें अवशोषित पदार्थ का सांद्रण एक समान रहता है। ठीक है, यही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं। लिखने के लिए तब बहुत सारा अंतर लिखेंगे, इसके नीचे लिख दीजिएगा अंत में कि अतः, है ना, अधिशोषण या अवशोषण में मुख्य अंतर यही। ये बात लिखने से आपको फायदा क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि विद्यार्थी से ज्यादा जानता है,
है ना, लेकिन जो मुख्य है वो लिख दिया है। अब आइए यहाँ पर अगला टॉपिक है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अब अधिशोषण के प्रकार कौन कौन है? पहला है फिजीजॉर्प्शन। फिजीजॉर्प्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण। और दूसरा है जिसको कहते हैं केमीजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा है केमीजॉर्प्शन, जिसको कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। ये दो तरह का अधिशोषण होगी। आप सोचिए कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित होता है तो वहां वह दो प्रकार के बंधन से जुड़ेगा। जैसे आप ही किसी से जुड़ते हैं तो किसी से जुड़ते हैं तो बहुत माने कमजोर बंधन से जुड़ते हैं, किसी से जुड़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो जब अधिशोष से अधिशोषक के सतह पर कमजोर बंधन से जुड़ता है तो उसको भौतिक अधिशोषण कहते हैं, और जब मजबूत बंधन से जुड़ेगा तब उसको रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप क्या कीजिएगा कि जितना भी पढ़ा दिए उसको बार बार स्टडी करिएगा। जहां जहां पर VVI इंडिकेट कर दिए हैं उसको गौर से, ध्यान से और याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और आगे जो आपको टॉपिक हम दे रहे हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण जो दे रहे हैं, इस टॉपिक को किताब में कम से कम लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। उससे क्या होगा, आपका माइंड डेवलप होगा, आपका माइंड खुलेगा, फिर हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। लाइव क्लास चलता ही है, आपको पता ही होगा। लाइव क्लास में कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे। और जब आपको मान लीजिए कि पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो एक काम करिएगा कि जब आपको मन होगा मोबाइल देखने का तो इस वीडियो को चला लीजिएगा और इसको खूब सुनिएगा। जितना सुनिएगा उतना ज्यादा याद होगा। पहले क्या था कि आप पढ़ते थे फिर आप समझते थे। अब एक बार पहले कॉपी तैयार कर लीजिए। कॉपी तैयार करने के बाद क्या करिएगा, कॉपी को भी अध्ययन करना है, कॉपी का भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कॉपी को जब भी पढ़िएगा थोड़ा मुंह से बोल के पढ़िएगा तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कॉपी को ही पढ़िएगा और इसको बार बार सुनिएगा। जो भी आपके अगल बगल में दोस्त होगा उसको भी वीडियो शेयर कीजिएगा, चाहे हो सकता है तो उसको बता दीजिएगा कि इस टाइम में लाइव क्लास आते हैं, उसमें पढ़ लीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब पढ़ाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, एकदम गारंटी है। रेगुलर क्लास देंगे, एकदम गारंटी है। अच्छा नंबर आएगा, ये भी गारंटी है। शर्त यही है कि आप रेगुलर रहिए और रेगुलर क्लास करिए। जहां भी दिक्कत हो कमेंट करिए, आपके बात पर ध्यान दिया जाएगा। और दो चीज पर भी ध्यान नहीं देनी, जैसे कभी माइक पर सुनाई देता है नहीं सुनाई देता है, इस बात छोड़िए, बाद में इसको देखेंगे। कभी हो सकता है कि आप पिक्चर धुंधला देता होगा, इस सब पर हम नहीं सुनेंगे। व्यवस्था पर मत जाइए, सिर्फ पढ़ाई देखिए। पढ़ाई पर आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। थैंक यू।